हेलो। सभी प्रिय साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग? साथियों, उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ हो, सब मस्त हो, सब अपनी अपनी स्टडी में व्यस्त हो। आरडब्ल्यूए परिवार में आप सभी प्रिय साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है और स्वागत करने के लिए तैयार है आपका बड़ा भाई, आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सहयोगी दीनदयाल पारिक। वेरी गुड, आ जाइएगा सभी साथी। अर्जुन, सुभाशीष, इंसानाज, गुड मॉर्निंग। सौरभ, राधे राधे। डिंपल चौधरी, पुष्कर वर्मा, प्रियंका स्वामी, साबिया खान, वेरी गुड वेरी गुड। आ जाइएगा सभी साथी, जल्दी से आ जाओ भाई। तो साथियों, आप सभी को पता है कि अपने राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और राजस्थान ज्योग्राफी का जो टॉपिक पढ़ रहे थे इस कक्षा में, उस टॉपिक के बारे में भी आपको अच्छे से पता है। अपने राजस्थान की नदियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे और मैंने आपको यह भी बताया था कि इससे पिछली कक्षा में मैंने आपको गंभीर गंभीर नदी और गंभीरी नदी के बारे में बताया था। मैंने आपको पांचना बांध के बारे में भी बताया था कि गंभीर या गंभीर गंभीर नदी के पास में करौली में 5 नदियों का जल रोककर राज्य का पूर्णतः मिट्टी से निर्मित पांचना बांध बनाया गया है और पांचना बांध में 5 नदियां आकर के गिरती है, बैंसावट, बरखेड़ा, अट्टा, भद्रावती और माछी। और ये पांचना बांध राजस्थान का मिट्टी से निर्मित बांध है जो यूएसए अमेरिका के सहयोग से बनाया गया है। एक बार आप मुझे बता दें, क्या मैंने यहां तक की सारी बातें बता दी थी? सर, मैं पीछे की क्लास पूरी करके आज लाइव क्लास ले रहा हूं। बहुत अच्छी बात है। अब तू पीछे मत रहना भाई दोस्त, ठीक है ना? अरविंद, अब पीछे मत रहना, ठीक है ना? सिलेबस जल्दी हो जाएगा। और राजस्थान इकोनॉमी के टॉपिक है जो, देखो सुनो दोस्तों, राजस्थान इकोनॉमी अपने स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना? जल्दी स्टार्ट कर देंगे इस हफ्ते, आगे सोमवार मंगलवार तक, ठीक है ना? सोमवार मंगलवार तक मैं स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन एक बात आपको बताता हूं, राजस्थान इकोनॉमी में मैं आपको वो टॉपिक करवाऊंगा जो फरवरी से पहले करवाने हैं। समझ गए ना? क्योंकि उसके बाद में आपको पता ही है, फरवरी में बजट, आर्थिक समीक्षा और नई आ जाएगी, तो फिर आपके समस्या हो जाएगी, है ना? इसलिए डबल डबल आंकड़े अगर पूरी करवा दूंगा तो फिर लास्ट में आंकड़ा चेंज करवा दूंगा आपको, ठीक है ना? आंकड़े अपडेट है करवा दूंगा सारी। हाँ, गंभीरी नदी नहीं करवाई, गंभीर नदी करवा दी थी। गंभीरी नदी से स्टार्ट करेंगे और आज नदियां टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि 5-7 नदियां बची है, वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में कल से अपने सिंचाई परियोजना टॉपिक शुरू करेंगे। सर जी, मैंने आज ही बैच लिया है, ठीक है। आपका आरडब्ल्यूए परिवार में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है, ठीक है ना? तो आइएगा, नदियों का सिलसिला जारी करते हुए अब मैं आपको गंभीरी नदी के बारे में बताने जा रहा हूं। कौन सी नदी? गंभीरी नदी। सर्वप्रथम आपको यह पता होना चाहिए कि इस गंभीरी नदी का उद्गम कहां से होता है। गंभीरी नदी, इस गंभीरी नदी का उद्गम कहां से होता है? तो आइएगा, देखो सुनो, ये जो एक तो है गंभीर नदी और एक है गंभीरी नदी। नाम से अपने को क्लियर हो रहा है भी, हाँ स्वाभाविक सी बात है, दोनों नदियां तो अलग अलग है। एक तो गंभीर थी और एक है कौन सी? गंभीरी नदी। अब इस गंभीरी नदी का उद्गम कहां से होता है और ये किस प्रकार कैसे बहती है? गंभीरी नदी है ना साथियों, इसका उद्गम तो मध्य प्रदेश से होता है। कहां से होता है? एमपी से। हालांकि पेपर में बहुत कम पूछे जाने के चांसेज है, पेपर में बहुत कम पूछे जाने के चांसेस है। छोटी छोटी नदियां हैं, इनकी कोई इतनी बड़ी विशेषता नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है राजस्थान जीके से एसआई में राजस्थान भूगोल से 6-7 क्वेश्चन आने हैं और 6-7। ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी दिसंबर के लास्ट, जनवरी तक, जनवरी के फर्स्ट पखवाड़े में 15 दिन, 15 जनवरी तक। क्योंकि ज्यादा जल्दी सिलेबस करवाने से आपको नुकसान है दोस्तों। अगर आप चाहते हो तो जैसे दिसंबर में ही कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन नुकसान है आपको। जल्दी सिलेबस करने का मतलब है सिलेबस में और सिलेक्शन में बहुत अंतर है। इसका मेरे को पता नहीं है टीनू चौधरी, क्लास हुई या नहीं हुई, ठीक है? हाँ,
तो एक मैं वीडियो और लेकर के आऊंगा, ठीक है ना, 1 और 2 दिन में एक वीडियो लेकर के आऊंगा यूट्यूब पर, जिसमें आपके पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। आप पढ़ते हो लेकिन फिर भी आपके नंबर कम आते हैं, इस पर आपको मैं पढ़ा हुआ याद रखने का तरीका, कैसे आपको पढ़ना चाहिए, कैसे याद रहेंगे, ये सारी इसकी वीडियो लेकर के आऊंगा, जिसमें आपको सारी ये जानकारी दूंगा यूट्यूब पर, ठीक है ना। हाँ, हाँ, प्रैक्टिस सेट भी आएंगे, मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट अभी स्टार्ट कर देंगे। हाँ, रिवीजन भी तो देखो, सुनो, रिवीजन ऐसे नहीं होता। अरे यार, आप समझे नहीं, रिवीजन ऐसे नहीं होता, रिवीजन हम करवाएंगे आपको। और रिवीजन आपको पता है कब करवाएंगे? एमसीक्यू के माध्यम से। जैसे राजस्थान ज्योग्राफी के टॉपिक कितने हैं, मान के चलो सारे 17-18 टॉपिक होंगे, ठीक है ना। ठीक है ना, प्रत्येक एक दिन एक टॉपिक दूंगा कि राजस्थान के सामान्य परिचय की कल मैं प्रश्नोत्तरी ले आऊंगा, राजस्थान के भौतिक भाग की, राजस्थान की जलवायु के, ऐसे सारे टॉपिकों की एक बार। तो कितने, 17-18-20 दिन में कंप्लीट हो गई। बताओ हाँ या ना। एक टॉपिक पढ़ना कोई मुश्किल नहीं है, एक टॉपिक पढ़ने में आपको 2 घंटे लगेंगे। उसके बाद में फिर आपके मिक्स प्रश्न होंगे, तो 2-3 बार रिवाइज करवा देंगे हम पेपर तक है, ये हम पर छोड़ दो, ठीक है ना। अभी आपका काम है कि अभी आप अच्छे से पढ़ो, जितना पढ़े उतना अभी याद करके छोड़ दो, ताकि बाद में रिवीजन ही करना पड़े। तो ये देखो, गंभीरी नदी, इस गंभीरी नदी का उद्गम होता है जावेद मध्य प्रदेश से। इसका उद्गम कहां से होता है? जावेद एमपी से। तो मैं यहां लिख रहा हूं इसका उद्गम, उद्गम कहां से होता है? उद्गम होता है जावेद मध्य प्रदेश, उद्गम जावेद, जावेद एमपी, जावेद एमपी से उद्गम होता है इस नदी का, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या करती है साथियों, जैसे ये आपको चित्तौड़गढ़ जिला दिखाई दे रहा है, और यहां से बहने वाली एक नदी थी, जिस नदी के बारे में मैंने आपको बताया भी, यहां से एक नदी निकलती है, बनास नदी, वन किया सा, वर्णाया सा, विशिष्टि नदी, ये इस प्रकार ऐसे बहती है। हाँ या ना। अब यहां से एक नदी निकलती है, इतनी चलती है यहां, फिर इसके बाद में ये नदी ऐसे बहती हुई यहां आकर के मिल जाती है। तो बताओ ये नदी कौन सी है? जो मैंने दूसरे नंबर की नदी बनाई वो नदी कौन सी है? कलर चेंज करके बना रहा हूं, ठीक है ना। जैसे यहां से एक नदी का उद्गम होगा, यहां गिरेगी और यहां से पुनः निकलेगी और इस प्रकार बहती हुई यहां पहुंच जाएगी। ये नदी कौन सी है? ये नदी, ये कौन सी है? आइडिया बेड़च। अब देखो सुनो, चित्तौड़गढ़ से तो कौन सी गंभीरी नदी का उद्गम कहां से होगा? जावेद मध्य प्रदेश। जावेद मध्य प्रदेश से उद्गम होने के बाद में ये बहती हुई इस प्रकार बहेगी। ये जावेद मध्य प्रदेश, जावेद एमपी से निकलेगी, निकलने के बाद में इस प्रकार बहते हुए चित्तौड़गढ़ में प्रवेश, चित्तौड़गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करके, और कौन सी नदी में मिल जाएगी? बेड़च नदी में मिल जाएगी। कौन सी नदी? गंभीरी नदी। ये नदी कौन सी है? बेड़च नदी। तो जावेद एमपी लिखो, आगे इसमें लिख लेना, लिखो चित्तौड़गढ़ जिले में प्रवेश, चित्तौड़गढ़ में प्रवेश कर, चित्तौड़गढ़ में प्रवेश कर, प्रवेश कर, चित्तौड़गढ़ में प्रवेश कर, कर बेड़च नदी में मिल जाती है, बेड़च नदी में मिल जाती है, नदी में मिल जाती है, मिल जाती है, बेड़च नदी में मिल जाती है। चित्तौड़गढ़ में प्रवेश कर बेड़च नदी में मिल जाती है। और ये नदी है कौन सी? गंभीरी नदी। गंभीर नदी तो नदौती की पहाड़ियां करौली से निकलती है, और गंभीरी नदी, अरे मनीष कुमार, अभी तो बताया है, कोर्स जनवरी के लास्ट तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में देखो फरवरी मार्च, 2 महीने में 3-4 बार रिवीजन। जल्दी कोर्स करवाने से आपको नुकसान है भाई, ठीक है ना। हाँ, समझ गए। क्योंकि मैं जो टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको पता ही है, ज्योग्राफी एक परिवर्तन का विषय है, एक परिवर्तन का विषय है, और परिवर्तन प्रकृति का नियम है। हाँ या ना। तो हो सकता है कृषि वगैरह के आंकड़े और राजे आपको अपडेट करने पड़ेंगे। हाँ या ना। मार्च के लास्ट तक तो प्रिवेन के आंकड़े आ जाएंगे, बताओ।
चलो आगे चलते हैं। इसके बाद में गंभीरी नदी। गंभीरी नदी के बाद में आती है गोड़ा पछाड़ नदी। आपने नाम सुना है अच्छे से, गोड़ा पछाड़ नदी। गोड़ा पछाड़ नदी, पछाड़ नदी, गोड़ा पछाड़ नदी। कोई विशेषता नहीं है, नाम गोड़ा पछाड़ क्यों पड़ा? क्योंकि साथियों ये जो गोड़ा पछाड़ नदी है इसका बहाव अधिक तेज है। बहाव, गोड़ा पछाड़, पछाड़ का मतलब मारवाड़ी को एक शब्द है पछाड़ दियो, पछाड़ देने का मतलब होता है पीछे छोड़ दिया। इसका बहाव इतना तेज था कि कहती है ये रेस में यानी बहाव में इतना तेज इसका पानी बहता था कि ये रेस में घोड़े को आगे नहीं जाने देती, इसलिए नाम क्या पड़ा? गोड़ा पछाड़। तो गोड़ा पछाड़ नदी का उद्गम कहां से होता है? बिजोलिया भीलवाड़ा। उद्गम, उद्गम, इसका उद्गम होता है बिजोलिया, बिजोलिया भीलवाड़ा से, बिजोलिया भीलवाड़ा। गोड़ा पछाड़ नदी का उद्गम होता है बिजोलिया भीलवाड़ा से। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखो सुनो, बिजोलिया भीलवाड़ा। गोड़ा पछाड़ नदी का उद्गम कहां से होगा? बिजोलिया भीलवाड़ा से। और कोई विशेषता नहीं है, चंबल की क्या है? सहायक नदी है। इसके बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक नदी आपने नाम सुनी है, वो है बाण गंगा नदी। तो आ जाओ, अब पढ़ते हैं अपने बाण गंगा नदी। बाण गंगा नदी दोस्तों, इस बाण गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है और यह किस प्रकार बहती है? बाण गंगा नदी सर्वप्रथम चर्चा करेंगे इसके उपनाम। बाण गंगा नदी को किस किस उपनामों से जाना जाता है? तो उपनाम, इस बाण गंगा नदी को बोलते हैं अर्जुन की गंगा। क्या बोलते हैं? अर्जुन की गंगा। अर्जुन की गंगा, बाण गंगा को बोलते हैं अर्जुन की गंगा। इसे बोलते हैं रुंडित नदी। अर्जुन की गंगा, रुंडित नदी, नदी। इसे बोलते हैं ताला नदी, ताला नदी। बाण गंगा, अर्जुन की गंगा, रुंडित नदी, ताला नदी के नाम से जानी जाती है। कौन सी नदी? बाण गंगा नदी। बाण गंगा नदी, अर्जुन की गंगा, रुंडित नदी, ताला नदी के नाम से यह जानी जाती है। इस नदी का उद्गम होता है बैराट की पहाड़ियों से। ठीक है ना? उद्गम कहां से होगा? उद्गम, उद्गम, इस नदी का उद्गम होगा बैराट की पहाड़ियों से। बैराट की पहाड़ियां, पहाड़ियां, बैराट की पहाड़ियां आप याद रखना, जयपुर। बैराट की पहाड़ियां जयपुर। ठीक है ना? मैंने आपको बताया है कि बैराट की पहाड़ियों का विस्तार कोटपुतली बहरोड तक है। तो बैराट की पहाड़ियां जयपुर, कोमा लगा करके मैं कोटपुतली बहरोड भी लिख देता हूं। कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड। यहां पर क्या है? बैराट की पहाड़ियां, कोटपुतली जयपुर कोमा कोटपुतली बहरोड, यहां बैराट की पहाड़ियों का विस्तार है। तो साथियों ये नदी देखो सुनो कौन कौन से जिलों में बहती है? जैसे कोटपुतली बहरोड है, जयपुर है, जयपुर के बाद में दौसा और दौसा के बाद में भरतपुर। लिख देते हैं यह नदी, यह नदी, 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 यह नदी कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड, बहरोड, जयपुर, दौसा, वह भरतपुर में बहते हुए, भरतपुर में बहते हुए, बहते हुए, बहते हुए 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 यमुना नदी में मिलती है। यमुना नदी में, नदी में मिलती है। ठीक है ना? यमुना नदी में मिलती है। यह नदी कोटपुतली बहरोड जयपुर दौसा व भरतपुर जिलों में बहते हुए यमुना नदी में क्या हो जाती है? मिल जाती है। इस पर साथियों बैराट सभ्यता स्थल स्थित है कोटपुतली बहरोड में, और इसके बाद में जमुआ रामगढ़ बांध बना हुआ है जयपुर में, और एक है लालपुर बांध। लालपुर बांध इसी नदी पर बना हुआ है। कहां पर? भरतपुर में। लेकिन इसकी एक और विशेषता बता रहा हूं साथियों। क्या हुआ कि 1991 के बाद इस बाण गंगा नदी में एक बार भी पानी
नहीं आया। कब नहीं आया? 1991। 1991 1991 के बाद इस नदी में एक बार भी पानी नहीं आया। 1991 के बाद इस नदी में एक बार भी पानी ना आने के कारण वर्ष 2013 में इसे आंतरिक प्रवाह की नदी घोषित कर दी। क्या गुरुजी ये बात आपने बताई, क्या आपके पास इसका प्रमाण है? हां बिल्कुल, जो बात मैंने बताई इसका प्रमाण है। यह बात कक्षा 9th की राजस्थान अध्ययन सामाजिक विज्ञान जिसे अपने बोलते हैं, ठीक है, उसकी किताब में लिखा हुआ है। हाँ तो समझ गए। ये नदी 1991 के बाद इस नदी में एक बार भी पानी ना आने के कारण 2013 में इसे आंतरिक प्रवाह की नदी घोषित कर दी। लेकिन फिर भी इसको बंगाल की खाड़ी प्रवाह क्रम में पढ़ते हैं। इसका क्या कारण है? फिर भी इसे बंगाल की खाड़ी प्रवाह क्रम में इसलिए पढ़ते हैं साथियों कि कुछ विद्वानों का मानना है कि आज भी अगर बेराट की पहाड़ियों पर भारी वर्षा होती है, ठीक है, या जयपुर है, दौसा है, भरतपुर है, अगर आज भी बाहरी वर्षा, बारी ज्यादा अधिक वर्षा होने से इनको खतरा होता है, तो इस नदी, ये नदी अपना जरूर जल बंगाल की खाड़ी में लेकर के जाएगी यमुना के माध्यम से। इसलिए इसे बंगाल की खाड़ी प्रवाह क्रम में स्थान दे रखा है। तो ये लिखते हैं साथियों, पहले लिखते हैं इस पर बांध। चलो बांध लास्ट में लिख देंगे, पहले लिखेंगे। लिखो वर्ष 1991 के बाद वर्ष 1991 के बाद वर्ष 1991 के बाद इस नदी में एक बार भी पानी पानी ना आने के कारण वर्ष 2013 में इसे आंतरिक प्रवाह की नदी, आंतरिक प्रवाह की नदी घोषित कर दी। वर्ष 1991 के बाद एक बार भी पानी ना आने के कारण वर्ष 2013 में इसे आंतरिक प्रवाह की नदी घोषित कर दी। इसके बाद में लिखते हैं इसकी सहायक नदी। बाणगंगा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो सहायक नदी है गुमटी नाला, सुरा, सावन, गुमटी नाला, सुरा, सावन, पलोसन। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? गुमटी नाला, सुरा, सावन, पलोसन। पड़ोसन नहीं, पलोसन। गुमटी नाला, सुरा, सावन, पलोसन, ये क्या है? इसकी सहायक नदी है सारी की सारी। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, गुमटी नाला, सुरा, सावन। तो ये इसकी क्या है? सहायक नदी है। इसके बाद में लिखो बाणगंगा नदी पर बांध। लिखो बाणगंगा नदी पर नदी पर बेराट सभ्यता स्थल, कोटपुतली बहरोड, है। ठीक है ना, कोटपुतली बहरोड है। अब लिखो बाणगंगा नदी पर बांध। बाणगंगा नदी पर बांध के बारे में बात करें तो पहला बांध है जमवा रामगढ़ बांध यहां लिखते हैं जमवा रामगढ़ बांध।
जमुआ रामगढ़ बांध कहाँ है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कि जी जमुआ रामगढ़ बांध तो है जयपुर में। दूसरा इस नदी पर एक और बांध है, वो कौन सा बांध है? अगर बेराट सभ्यता स्थल हो गई, इसके बाद में इस नदी पर जो बांध है वो है लालपुर बांध। लालपुर बांध कहाँ है? भरतपुर में। तो लालपुर बांध, और ये लालपुर बांध कहाँ बना है? लालपुर बांध बना है भरतपुर में। जमुआ रामगढ़ बांध जयपुर और लालपुर बांध कहाँ है? भरतपुर। ये दो इस नदी पर क्या स्थित है? बांध स्थित है। ठीक है ना। अब देखो सुनो, मैप पर आपको मैं ये नदी बताऊंगा, इसके बाद में एक ढूंढ नदी और भी आगे पढ़ेंगे। दो तीन नदियां हैं। एक द्रव्यवती नदी का आपने नाम सुना है क्या? द्रव्यवती नदी। जयपुर से कौन कौन है मेरे दोस्त? जयपुर से बताइए जल्दी से, जयपुर से कौन कौन है? बताओ भाई जयपुर वालों। चलो जयपुर गया तो सारा ही है, सभी जयपुर गए हुए हो है ना, आपने जयपुर तो अच्छे से देखा है सभी ने। तो देखो सुनो, सर्वप्रथम अपने जो नदी पढ़ रहे थे वो कौन सी थी? बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी का उद्गम ये देखो सुनो, यहां पर पड़ती है बेराट की पहाड़ियां, जो कोटपुतली बहरोड और जयपुर तक इसका विस्तार है। यहां पर कौन सी पहाड़ी है? इस प्रकार ऐसे फैली हुई ये जो पहाड़ी है ये है बेराट। ये क्या है? बेराट की पहाड़ी। और इस बेराट की पहाड़ियों का विस्तार है कोटपुतली बहरोड और जयपुर में, और यहां से ये नदी निकलती है। यहां से नदी निकलती है कौन सी? बाणगंगा नदी। अब देखो जयपुर बेराट कोटपुतली बहरोड, इसके बाद में आ गई जयपुर, जयपुर के बाद में कोटपुतली बहरोड के बाद में ये आ गई दौसा, दौसा के बाद में इस प्रकार ऐसे 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 भरतपुर, भरतपुर के बाद में आगे उत्तर प्रदेश में चली जाती है और यहां आकर के यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है ना। अब इसके बाद में देखो सुनो, अब यहां पर जो बना हुआ है, यहां पर है बेराट सभ्यता। यहां पर क्या है? बेराट सभ्यता। तो यहां पर हो गया बेराट सभ्यता। जयपुर में यहां पर बना है जमुआ रामगढ़, जमुआ रामगढ़ बांध, और इसके बाद में यहां पर भरतपुर में बना है लालपुरा, लालपुर बांध या लालपुर हेड यहां पर स्थित है। इसके बाद में देखो सुनो, अब अपने पढ़ेंगे ढूंढ नदी के बारे में। ढूंढ नदी का उद्गम होता है दोस्तों अचरोल से, और अचरोल पड़ता है जयपुर में। और मोरेल नदी मैंने आपको पढ़ाई थी, दुन्नी नामक स्थान चैनपुरा, जयपुर से मोरेल नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। यहां बहने वाली एक नदी है जिसे अपने बोलते हैं मोरेल नदी। जयपुर, जयपुर के बाद में इस प्रकार ऐसे बहती है मोरेल नदी। जयपुर, जयपुर के बाद में दौसा, सवाई माधोपुर, यहां पहुंच करके, और ये सीधी की सीधी देखो सुनो, यहां से जो बहने वाली एक नदी है इसमें आकर के मिल जाती है। ठीक है, और ये इस प्रकार ऐसे मिल जाएगी। मोरेल नदी अचरोल जयपुर से इसका उद्गम होता है, और सवाई माधोपुर में इस पर मोरेल नदी पर मोरेल बांध बना है। ठीक है, लेकिन ढूंढ नदी जिसका उद्गम होता है यहां जयपुर से, यहां जयपुर से, और ये आकर के सीधी इसमें मिल जाती है। कौन सी नदी है? ढूंढ नदी। अचरोल जयपुर से निकलती है और यहां पहुंच करके ये मोरेल नदी में मिल जाती है। हालांकि कोई विशेषता नहीं है, विशेषता है द्रव्यवती की। सर जयपुर का नहीं हूं। ठीक है, मेरी बात सुनो साथियों, आपने ये द्रव्यवती नदी देखी है क्या? जयपुर शहर के बीचों बीच बहती है द्रव्यवती नदी। द्रव्यवती नदी जयपुर शहर के बीचों बीच बहती है। ठीक है ना। आगे देखो सुनो, इसके बाद में नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं कौन सी नदी? जो मैंने आपको बताई, ढूंढ नदी। ढूंढ नदी, ढूंढ नदी। इस ढूंढ नदी का उद्गम कहां से होता है? ढूंढ नदी साथियों, यह ढूंढ नदी निकलती है अचरोल जयपुर। ढूंढ नदी इसका उद्गम होता है, उद्गम इसका उद्गम कहां से होता है? अचरोल। अचरोल कहां पड़ता है? अचरोल पड़ता है जयपुर में। अचरोल जयपुर से इसका उद्गम होता है। आगे याद रखना साथियों, ये जयपुर में, जयपुर में ये मोरेल नदी में मिल जाती है। मोरेल नदी में मिल जाती है।
नदी में मिल जाती है, मिल जाती है। जयपुर में ये मोरेल नदी में मिल जाती है। जयपुर शहर के बीचों बीच बहने वाली नदी अब मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो कौन सी है? द्रव्यवती नदी। तो आगे लिखते हैं द्रव्यवती नदी, द्रव्यवती नदी, द्रव्यवती नदी, द्रव्यवती नदी। साथियों ये जयपुर शहर के बीचों बीच, आपको पता है जयपुर में जगह ना पका एक रानी वो गंदो नालो है, वो गंदो नालो कोनी, ठीक है, वो गंदा नाला नहीं है, वो द्रव्यवती नदी है। गंदा नाला नहीं है, वो द्रव्यवती नदी है। हाँ, कमेंट भी आ गया, किसने लिखा है? धर्मेंद्र गुर्जर ने। वो गंदा नाला नहीं है, वो द्रव्यवती नदी है। हाँ, तो द्रव्यवती नदी। सर्वप्रथम अपने बात करेंगे इसका उपनाम, इसका क्या उपनाम है और इसकी लंबाई कितनी है। तो द्रव्यवती नदी, आओ देखते हैं इसकी पूरी कहानी। लिखो उपनाम, उपनाम। इसका उपनाम है दोस्तों अमानी शाह नाला, अमानी, अमानी शाह नाला, अमानी शाह नाला, अमानी शाह नाला के नाम से जाना जाता है। और इसका जो उद्गम होता है वो होता है नाहरगढ़ की पहाड़ियां, जयपुर। उद्गम, इसका उद्गम कहां से होता है? नाहरगढ़। और ये नाहरगढ़ आपको पता ही है कहां पड़ता है? नाहरगढ़ जयपुर। नाहरगढ़ जयपुर से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। नाहरगढ़ की पहाड़ी जयपुर से निकलती है। और इसकी आपसे पूछ ले लंबाई कितनी है, तो दोस्तों इसकी लंबाई है 47 किलोमीटर, 47 किमी, 47 किलोमीटर, 47 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है। साथियों यह जयपुर में बहते हुए ढूंढ नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी में? ढूंढ नदी में। साथियों यह नदी, यह नदी, नदी जयपुर में ढूंढ नदी में मिल जाती है, ढूंढ नदी में, नदी में मिल जाती है, मिल जाती है। यह नदी जयपुर जिले में ढूंढ नदी में मिल जाती है। मिल गई ढूंढ नदी में। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन अब है, इस नदी पर आपने गुजरात की एक नदी का नाम सुना है जिसका उद्गम राजस्थान से होता है, लेकिन वो गुजरात की प्रमुख नदी है, वो है साबरमती नदी। इस नदी पर साथियों गुजरात की साबरमती नदी की तर्ज पर रिवर फ्रंट बनाया गया है। रिवर फ्रंट तो आपने देखा होगा, जैसे अपने ये है ना यार, क्या बोलते हैं इसको, जयपुर में इसे जहां सबसे ज्यादा कोचिंगों का हब है, गुज्जर की थड़ी। जैसे गुज्जर की थड़ी से निकलते हैं ना आगे, गुज्जर की थड़ी से आगे निकलते ही आ जाता है दोस्तों इस नदी पर रिवर फ्रंट बनाया गया, एक तरफ इस प्रकार ऐसे पूरा का पूरा। तो ये कौन सी नदी है? द्रव्यवती नदी। लिखो इस नदी पर, इस नदी पर, इस नदी पर, नदी पर गुजरात की, गुजरात की साबरमती नदी की तर्ज पर, साबरमती नदी की तर्ज पर, नदी की तर्ज पर, तर्ज पर रिवर फ्रंट बनाया गया है, रिवर फ्रंट बनाया गया है, बनाया गया है। गुजरात की साबरमती नदी की तर्ज पर इस नदी पर रिवर फ्रंट बनाया गया है। साथियों इस नदी हेतु जो अनुबंध हुआ था वो टाटा प्रोजेक्ट प्लस संघाई अर्बन के साथ हुआ था। और इस नदी का जितना भी जीर्णोद्धार है वो टाटा प्रोजेक्ट और संघाई अर्बन के सहयोग से 2016 में किया गया था। ठीक है ना? हाँ, इस नदी का, इस नदी का, नदी का जीर्णोद्धार, जीर्णोद्धार, जीर्णोद्धार टाटा ग्रुप, टाटा, टाटा प्रोजेक्ट, टाटा ग्रुप ऐसे लिखते हैं, टाटा ग्रुप, ग्रुप व संघाई, संघाई अर्बन के
सहयोग से हुआ, सहयोग से हुआ, संघाई अर्बन के सहयोग से हुआ। इस पर साथियों पार्क कितने बनाए गए हैं, तो याद रखना पार्क बराबर 3 पार्क। इस पर पार्क कितने बनाए गए हैं, 3। एक तो इस पर पार्क है जिसका नाम है साथियों जोकी बर्ड पार्क, जोकी बर्ड पार्क, जोकी बर्ड पार्क, बर्ड पार्क, ठीक है। जोकी बर्ड पार्क यह है सिक्कर रोड, सिक्कर रोड पर, सिक्कर रोड, सिक्कर रोड पर बनाया गया है जोकी बर्ड पार्क। दूसरा है लैंडस्केप पार्क, यह है सिप्रा रोड, दूसरा है लैंडस्केप पार्क, लैंडस्केप स्केप पार्क, यह है शिप्रा में, शिप्रा, शिप्रा पथ आपने नाम सुना है, शिप्रा में। और तीसरा है साथियों बोटेनिकल गार्डन, बोटनिकल, ये जो बोटनिकल गार्डन है ये कहां है, बम्बाड़ा में। तीसरा याद रखना बोटनिकल, बोटनिकल गार्डन, बोटनिकल गार्डन। और ये बोटनिकल गार्डन कहां है, इसका मैं यहां लिख रहा हूं, ये है बम्बाला में। बोटनिकल गार्डन कहां है, बम्बाला में। ये बनाया गया है इस नदी पर, हाँ ठीक है। यह है द्रव्यवती नदी जिसका उपनाम है अमानी शाह है नाला। यह है कौन सी नदी, द्रव्यवती नदी। इसके बाद में नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं 2 नदी और पढ़ते हैं। निवाज नदी, निवाज नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश से, निवाज नदी। आगे आ गई कौन सी नदी, निवाज नदी, निवाज नदी, निवाज नदी। इस निवाज नदी का उद्गम कहां से होता है, इसका उद्गम तो मध्य प्रदेश से होता है लेकिन यह कालूखेड़ी झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। उद्गम कोई विशेषता को नहीं, बस याद रखना है थोड़ो थोड़ो उद्गम, उद्गम एमपी, उद्गम तो मध्य प्रदेश से होता है। कालूखेड़ी, कालूखेड़ी, कालूखेड़ी गांव कहां पड़ता है, झालावाड़ में। कालूखेड़ी गांव पड़ता है झालावाड़ में। कालूखेड़ी गांव कहां है, झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश। ये कालूखेड़ी गांव झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है। कालूखेड़ी गांव राजस्थान झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश करेगी और अकलेरा के पास परवन नदी में मिल जाती है। अकलेरा, अकलेरा के पास, अकलेरा से परवन, परवन नदी में, नदी में मिल जाती है, मिल जाती है। अकलेरा से परवन नदी में मिल जाती है। ये कौन सी नदी है, निवाज नदी। कौन सी नदी है, निवाज नदी। इसके बाद में एक छोटी काली सिंध नदी, इसका भी उद्गम मध्य प्रदेश से होता है लेकिन कोई विशेषता नहीं है। जैसे परवन नदी, ये भी विंध्याचल मध्य प्रदेश से निकलती है, ठीक है। आगे लिख लेते हैं परवन नदी, परवन नदी, परवन नदी, परवन नदी, परवन नदी। इसका उद्गम कहां से होता है, विंध्याचल मध्य प्रदेश। विंध्याचल पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला मध्य प्रदेश से उद्गम होता है और झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। कोटा और बारां, झालावाड़ कोटा व बारां में बहने के बाद आपको पता ही है कौन सी नदी में मिल जाती है, ये काली सिंध नदी में मिल जाती है, ठीक है। आगे लिखते हैं परवन नदी, काली सिंध की सहायक, काली सिंध की सहायक। बस इतनी बातें याद रखनी है। अब साथियों जितनी मैंने नदी पढ़ाई है उतनी नदी आप पढ़ लेना। प्रश्न मुझे नहीं लगता बाहर जाएगा, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट नदी है वो ये है लूणी, माही, साबरमती और चंबल और बनास। ये 5 नदियां, एक छठी और बच गई गग्गर। ये 6 नदियां ऐसी है जिससे प्रश्न आएगा। बाकी मैंने करवा तो आपको बहुत नदियां दी, मुझे क्रमांक नंबर तो याद नहीं है,
लगभग मेरे हिसाब से 40 45 50 के आसपास तो पहुंच ही गई होगी, है ना। ठीक है, अब अपने पढ़ते हैं साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, राजस्थान नदी बेसिन में उपलब्ध स्थायी जल। बहुत ही इंपॉर्टेंट, आज तक हो सकता है आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा। तो आगे आप हेडिंग डालो, राजस्थान नदी बेसिन में उपलब्ध स्थायी जल। राजस्थान की नदियों में, नदी बेसिनों में, नदी बेसिनों में, बेसिनों में उपलब्ध सतही जल, सतही जल, सतही जल। राजस्थान की नदी बेसिनों में उपलब्ध स्थायी जल। और ये जो स्थायी जल है ये अपने पढ़ेंगे साथियों कौन से, किस में पढ़ेंगे, हाँ क्यूबिक मीटर में पढ़ेंगे। कितना क्यूबिक मीटर कौन सी नदी में जल है, जल नापते किसे हैं, क्यूबिक मीटर में नापते हैं। तो आगे मैं लिख देता हूं जल क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर। कौन सी नदी में कितना जल है। नंबर 1 पर बात करेंगे अपने चंबल नदी में, सबसे ज्यादा जल आता है चंबल नदी। चंबल नदी में अगर आपसे पूछ ले कितना क्यूबिक मीटर जल है तो 5203, 5203 क्यूसेक पानी जिसे बोलते हैं ना, हाँ 5203 क्यूबिक मीटर, 5203 क्यूबिक मीटर इसमें क्या है साथियों, जल है, क्यूसेक पानी जिसे अपने बोलते हैं। इसके बाद में 2 नंबर पर आ जाता है बनास, 2 नंबर पर नाम आता है किसका, बनास नदी का। बनास नदी, बनास नदी में कितना क्यूबिक मीटर पानी है तो 4039.59 क्यूबिक मीटर, समझ गए। इसके बाद में 3 नंबर पर बात आ जाती है साथियों माही की। नंबर 3 पर कौन सी नदी आ जाती है, माही, माही नदी। माही नदी में आपसे पूछ ले कितना है क्यूबिक मीटर पानी तो 3149, 3149 क्यूबिक मीटर। इसके बाद में नेक्स्ट बात आ जाती है लूणी की। नंबर 4 पर कौन सी नदी आ जाती है, लूणी नदी। लूणी नदी, लूणी नदी में कितना क्यूबिक मीटर पानी है आपसे पूछा जाएगा तो 1452, 1452 क्यूबिक मीटर इसमें क्या है, सतही जल है। इसके बाद में 5 नंबर पर आ जाती है साबरमती नदी। कौन सी नदी आ जाती है, साबरमती। साबरमती नदी में कितना क्यूबिक मीटर पानी है तो आपका उत्तर क्या होगा, साबरमती नदी में 800 क्यूबिक मीटर पानी है। कितना, 800 क्यूबिक मीटर। अब आप मुझे यह पूछोगे कि सर इस क्यूबिक मीटर का क्या मतलब है, हाँ हाँ हाँ, तो क्यूबिक मीटर का मतलब होता है भी पानी, नदी बेसिन का मतलब क्या है, नदी और उसकी सहायक नदियां कितना स्थायी जल लेकर के आती है, सतह पर जो जल है यानी बरसात वगैरह से वो पानी आया। सबसे ज्यादा आपको पता है सहायक नदियां चंबल की है, बारहमासी नदी है और चंबल की सहायक नदियों में पानी सबसे ज्यादा आता है। ठीक है, इसके बाद में 2 नंबर पर आ जाती है बनास नदी, 4039.59 क्यूबिक मीटर पानी है इसमें। माही और उसकी सहायक नदियां 3149 क्यूबिक मीटर पानी। ठीक है, लूणी 1452 और साबरमती 800 क्यूबिक मीटर पानी रखती है। चलो इसके बाद में कुल अपवाह क्षेत्र का प्रतिशत भाग नदी क्रम अपने पढ़ेंगे। नेक्स्ट नंबर 2 पर पढ़ते हैं कुल अपवाह क्षेत्र का, कुल अपवाह है, अपवाह क्षेत्र का, अपवाह क्षेत्र का, क्षेत्र का प्रतिशत, प्रतिशत भाग, भाग नदी क्रम, नदी क्रम। कुल अपवाह क्षेत्र का प्रतिशत भाग कौन सी नदी का है, कुल अपवाह क्षेत्र का प्रतिशत, प्रतिशत भाग नदी क्रम। कुल अपवाह क्षेत्र का प्रतिशत भाग चंबल नदी क्रम का राजस्थान में कितना प्रतिशत भाग है, या चंबल नदी राजस्थान का कितना प्रतिशत, कुल अपवाह क्षेत्र का प्रतिशत भाग नदी क्रम राज्य में, राज्य में।
कुल अपवाह क्षेत्र का प्रतिशत भाग नदी क्रम राज्य में कितना है? एक नंबर पर साथियों सबसे ज्यादा प्रतिशत भाग है चंबल नदी का। एक नंबर पर कौन सी नदी है? चंबल नदी। चंबल नदी का 20.90%, 20.90% क्षेत्र, कुल अपवाह क्षेत्र का 20.90% क्षेत्र चंबल नदी क्या करती है? कवर करती है। इसके बाद में कुल अपवाह क्षेत्र का प्रतिशत भाग दूसरा सबसे ज्यादा है लूणी नदी क्रम का। लूणी नदी का आपको पता ही है, मैंने आपको बताया था लगभग 10.40% है। तीसरे नंबर पर आ जाती है माही नदी। तीसरे नंबर पर कौन सी आ जाती है? माही नदी। और माही नदी का आपसे पूछ ले कितना है, तो माही नदी का साथियों 4.80% है, 4.80% भाग। इसके बाद में चौथे नंबर पर आ जाती है साबरमती नदी। चौथे नंबर पर कौन सी है? साबरमती नदी। साबरमती नदी। साबरमती नदी का कुल अपवाह क्षेत्र का प्रतिशत भाग नदी क्रम राज्य में साबरमती नदी का आपसे पूछ ले तो 1% है। कितना है? 1.00%। इसके बाद में आ जाती है बनास नदी 0.90%। बनास नदी, बनास नदी का कितना है? 0.90%। यह है कुल अपवाह क्षेत्र का प्रतिशत भाग। कौन सी नदी क्रम कितना प्रतिशत भाग कवर करती है? नेक्स्ट बात आती है कुल जल ग्रहण क्षेत्र का प्रतिशत भाग। नेक्स्ट आगे लिखो, कुल जल ग्रहण क्षेत्र का प्रतिशत भाग। कुल जल ग्रहण क्षेत्र का, जल ग्रहण क्षेत्र का प्रतिशत भाग। कुल जल ग्रहण क्षेत्र का प्रतिशत भाग। कुल जल ग्रहण क्षेत्र का प्रतिशत भाग कौन सी नदी का कितना है? कुल जल ग्रहण क्षेत्र का प्रतिशत भाग एक नंबर पर जो नदी आ जाती है वो आ जाती है बनास नदी। बनास नदी। बनास नदी का सबसे ज्यादा जल ग्रहण प्रतिशत क्षेत्र राजस्थान में है। आपको पता ही है बनास नदी की टोटल लंबाई 480 या 512 किलोमीटर है। सारी की सारी कहां है? राजस्थान में। तो एक नंबर पर आ जाती है बनास नदी 27.48%। 27.48% इसका जो जल ग्रहण यानी कुल जल ग्रहण क्षेत्र का प्रतिशत भाग राजस्थान का कितना है? 27.48% भाग बनास नदी कवर करती है। दूसरे नंबर पर बनास के बाद में दूसरे नंबर पर जो कवर करती है वो करती है लूणी नदी। कौन सी नदी? लूणी नदी। लूणी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र का प्रतिशत भाग राजस्थान में 20.21% है। 20.21%। तीसरे नंबर पर बात आ जाती है कौन सी नदी की? चंबल नदी की। कौन सी नदी की? चंबल नदी। चंबल नदी का जल ग्रहण क्षेत्र राज्य में प्रतिशत भाग कितना है? तो 17.18% है। 17.18%। इसके बाद में आ जाती है माही नदी। नंबर 4 पर कौन सी आ जाती है? माही नदी। माही नदी का राज्य में कुल जल ग्रहण क्षेत्र का प्रतिशत भाग कितना है? तो 9.4646% है। नंबर 5 पर आ जाती है साबरमती नदी। साबरमती नदी। साबरमती नदी। साबरमती नदी का अगर आपसे पूछ ले कितना है तो आपका उत्तर होगा 2.53%। 2.53% ये है। ठीक है ना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ आगे। इसके बाद में अब बात करेंगे प्रमुख, राजस्थान में प्रमुख जलप्रपात या झरने। जलप्रपात, जलप्रपात को क्या कहा जाता है? झरना। राज्य में प्रमुख, राज्य में प्रमुख जलप्रपात या झरने। प्रमुख जल प्रपात या इसको बोलते हैं साथियों झरना। राज्य में प्रमुख जलप्रपात या झरना एक ही बात है। राजस्थान में प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से जलप्रपात है और वो कहां कहां है? सर्वप्रथम अपने लिखेंगे दोस्तों एक नंबर पर नाम, जलप्रपात का नाम। उसके बाद में लिखेंगे नदी और उसके बाद में लिखेंगे जिला। कौन सा जलप्रपात कौन सी नदी पर है और कौन से जिले में है? तो जैसे एक नंबर पर अपने लिखा मेनाल जलप्रपात। मेनाल जलप्रपात। ये जो मेनाल जलप्रपात है ये साथियों है मेनाल नदी पर। मेनाल,
मेनाल जलप्रपात कौन सी नदी पर है? अगर आपसे पूछ ले तो यह है, यहां पर मैंने लिखा नदी और फिर आ गया जिला, मेनाल नदी पर। और कौन से जिले में है? तो मेनाल नदी, मेनाल जलप्रपात यह है साथियों भीलवाड़ा में। कौन से जिले में है? भीलवाड़ा में। समझ गए? इसके बाद में है भीमतल जलप्रपात। भीमतल, भीमतल जलप्रपात यह है मांगली नदी पर, मांगली नदी पर। और कौन से जिले में है? तो आपका उत्तर हो जाएगा, ये तो है जी बूंदी जिले में। इसके बाद में नेक्स्ट आ गया चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात, चैफ और चंबल, चैफ और चूलिया चंबल नदी पर, और है कहां? चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में। इसकी विशेषता है राज्य का यह सबसे चौड़ा जलप्रपात है, राज्य का, राज्य का बड़ा, या ऐसे बोल सकते हैं चौड़ा जलप्रपात, चौड़ा जलप्रपात, जलप्रपात। यह राजस्थान का सबसे बड़ा या राजस्थान का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, चूलिया जलप्रपात। इसके बाद में नेक्स्ट नंबर 4 पर आता है दिर जलप्रपात। दिर जलप्रपात यह है काकुंद नदी पर, काकुंद, काकुंद नदी पर, और है कहां? यह है भरतपुर में। नेक्स्ट इसके बाद में है नंबर 5 पर दमोह जलप्रपात। दमोह जलप्रपात यह है बांडी नदी पर। कौन सी नदी पर? बांडी नदी पर। और बांडी नदी पर है कहां? यह है बांडी नदी पर धौलपुर में। दमोह जलप्रपात बांडी नदी पर है धौलपुर में। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 6 पर अरना जलप्रपात। अरना जलप्रपात यह है साथियों शुष्क जलप्रपात है, ये शुष्क जलप्रपात, जलप्रपात, शुष्क जलप्रपात अरना जलप्रपात। और है कहां? यह है जोधपुर में। कौन से पुर में है? जोधपुर में। इसके बाद में नंबर 7 पर पढ़ेंगे भीलबेरी जलप्रपात। भीलबेरी, बेरी जलप्रपात, भीलबेरी जलप्रपात आपसे पूछ ले कहां है? तो साथियों यह है बांडी नदी पर, बांडी नदी। यह वो बांडी नदी है जो लूणी की सहायक है, और है कहां? याद रखना राजसमंद पाली की सीमा पर, राजसमंद कोमा पाली की सीमा, की सीमा। इसकी विशेषता है यह है राज्य का ऊंचा जलप्रपात, राज्य का, राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये, ऊंचा जलप्रपात, जलप्रपात। ये राजस्थान का क्या है दोस्तों? सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन सा? भीलबेरी जलप्रपात। इसके बाद में है लवकुश जलप्रपात। लवकुश, लवकुश जलप्रपात आपको पता है कहां है? ये लवकुश जलप्रपात है सीता माता अभयारण्य में, सीता माता, सीता माता अभयारण्य, सीता माता अभयारण्य। अभयारण्य, ठीक है, सीता माता अभयारण्य में है। तो ये आ गए राजस्थान के प्रमुख है जलप्रपात। अब बात करते हैं, आगे लिखेंगे राज्य के प्रमुख त्रिवेणी संगम। राज्य में, राज्य में त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम, राज्य में त्रिवेणी संगम कितने हैं? तो राज्य में त्रिवेणी संगम है दोस्तों 5, 5 त्रिवेणी संगम। सर्वप्रथम अपने लिखेंगे नाम, कौन सा? त्रिवेणी संगम माही सोम जाखम। नदी, स्थान, जिला। नदी स्थान कौन से स्थान पर है और कौन से जिले में है? नदी स्थान जिला। नंबर 1 पर देखो सुनो,
जो त्रिवेणी संगम है वो है माही, सोम, जाखम। माही, सोम, जाखम। सोम, जाखम। माही में सोम और जाखम नदियां मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है। नवाट्टापुरा, नवाट्टापुरा, वेणेश्वर। नवाट्टापुरा, वेणेश्वर, ये कहां पड़ता है? जिला आपसे पूछा जाएगा तो यह है डूंगरपुर जिले में। नवाट्टापुरा, वेणेश्वर, डूंगरपुर। इसके बाद में नंबर 2 पर है चंबल, बनास, सीप। चंबल, बनास, सीप। चंबल में बनास और सीप नदियां मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है। कहां पर? रामेश्वरम धाम। रामेश्वरम धाम। और ये रामेश्वरम धाम कहां पड़ता है? तो सवाई माधोपुर। रामेश्वरम धाम, सवाई माधोपुर। नंबर 3 पर जो त्रिवेणी संगम है वो है बनास, बेड़च, बेड़च, मेनाल। बनास में बेड़च और मेनाल नदियां मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है बिगोद में। और ये बिगोद कहां पड़ता है दोस्तों? तो ये पड़ता है भीलवाड़ा जिले में। बिगोद, भीलवाड़ा। ठीक है। इसके बाद में नंबर 4 पर अपने बात करते हैं बनास, डाई, खारी। बनास, डाई, खारी। बनास में डाई और खारी नदियां मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है राजमहल। और राजमहल स्थान कहां पड़ता है? टोंक में। नंबर 5वां त्रिवेणी संगम है बनास, बांडी, मानसी। बनास, बांडी, मानसी। बनास में बांडी और मानसी नदियां मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है देवधाम। देवधाम, जोधपुरिया। देवधाम, जोधपुरिया, ये कहां पड़ता है? देवधाम, जोधपुरिया, टोंक। तो ये हो गई राजस्थान में त्रिवेणी संगम। राजस्थान में कुल कितने त्रिवेणी संगम है? 5। साथियों, यहां पर अपना जो टॉपिक कंप्लीट होता है वो टॉपिक कंप्लीट होता है राजस्थान की प्रमुख नदियां, नदियों पर स्थित है, नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र, नदियों का प्रतिशत भाग, अपवाह क्षेत्र प्रतिशत भाग, ये सारा। उसके बाद में मैंने आपको पढ़ाए नदियों पर स्थित जलप्रपात, नदियों पर स्थित त्रिवेणी संगम। यहां सारा मैटर नदियों का कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। अब आगे जैसे नदियों के संगम पर स्थित दुर्ग आ जाते हैं तो वो आपको राम कुमार सर जब दुर्ग करवाएंगे तो अच्छे से पढ़ाएंगे कि जैसे गग्गर नदी के किनारे कौन से दुर्ग है। बाकी मैंने आपको मैप पर बता भी दिए। उसके बाद में नदियों के संगम पर स्थित दुर्ग है। जैसे संगम मतलब जहां दो नदियों का मिलन होता है वहां कौन कौन से दुर्ग है। जैसे भैंसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में पड़ता है जो चंबल और ब्राह्मणी नदियों के संगम पर है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर है। मनोहर थाना दुर्ग काली परवन और कालीखो नदी के संगम पर है। राजस्थान का पूर्णतः जल दुर्ग की श्रेणी में आने वाला दुर्ग है गागरोन दुर्ग। और गागरोन दुर्ग कहां है? झालावाड़ में, जो चंबल, आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित है। वाटर स्टोर मतलब कितना पानी का अपवाह क्षेत्र राजस्थान में ये कवर करती है, ये मतलब है। ठीक है ना, ये है। तो नदी टॉपिक कंप्लीट हो गया। कल अपने सिंचाई परियोजना पढ़ लेना। झील सबसे लास्ट में पढ़ लेंगे क्योंकि झीलों से प्रश्न आने के बहुत कम चांसेस है। प्रश्न कम बनते हैं, ना के बराबर प्रश्न आता है और टॉपिक 5-6 दिन खा जाएगा। हाँ या ना? पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे नदियां इंपॉर्टेंट है, सिंचाई परियोजना इंपॉर्टेंट है। बाकी झील अपने पढ़ेंगे जरूर, ऐसी बात नहीं है, छोड़ेंगे कोई टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, पूरा डीपली पढ़ा रहा हूं। अब आप मुझे बताओ, आपके प्रश्न थे कि सर नदियों में ये रह गया वो रह गया। अब मैंने नदियां कंप्लीट करवा दी, नदियों में कुछ बचा है क्या? मुझे नहीं लगता कि जब मैं ये कहता हूं ना भी अब दोस्तों टॉपिक कंप्लीट हो गया उसके बाद में उस टॉपिक में कुछ बचेगा। मुझे नहीं लगता कुछ बचेगा।
जब ये बोल देता हूं ना कि अब आपका टॉपिक कंप्लीट है, तो साथियों बचने के तो सवाल ही पैदा नहीं होते। ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट प्रिय साथियों, मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए आप सभी को राम राम।